हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आज इतिहास के 8वां लेसन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं लोग। यह जो हमारा इंटर के इतिहास का 8वां लेसन का जो चैप्टर है, यह मुख्य रूप से जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। यह जो हमारा चैप्टर है, यह मुख्य रूप से कृषि साम्राज्य और मुगल साम्राज्य से संबंधित है। अर्थात किसान की स्थिति मध्यकालीन भारत में क्या थी और मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसे शुरू होती है, कैसे बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश कब से कब तक रहता है। यह जो हमारा चैप्टर है, यह 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच की कहानी है। इस चैप्टर में हम लोग अगर इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करते हैं तो मुगल वंश के कुछ टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में और मुगल वंश के बाकी बचे जो टॉपिक को हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ पाएंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य से संबंधित किसान, जमींदार और राज्य। सबसे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे लोग। देखिए, मुगल साम्राज्य के बारे में आपने पहले भी जाना होगा और पढ़ा होगा कि मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी बाबर के द्वारा। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि यह वंश 1707 तक एक रूप में चला जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, और 1707 से लेकर 1857 तक इस वंश का दूसरा पार्ट हम कह सकते हैं जो कि चला। प्रभुत्व और शक्तिशाली वर्ष जब तक मुगल साम्राज्य का रहा वो ये था 1526 से 1707। लेकिन मुगल वंश संपूर्ण अवधि पूछी जाए तो 1526 से 1857 तक, जिसमें करीब 15 मुगल शासकों ने भारत पर शासन किया। देखिए, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में होती है। सबसे पहले किसके द्वारा मुगल वंश की स्थापना होती है, तो आपको पता होगा कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर का कार्यकाल यानी बाबर कब से कब तक गद्दी पर बना रहा, तो बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बना रहा। बाबर के बारे में थोड़ी सी हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो देखिए, थोड़ी सी पृष्ठभूमि यह कहती है कि मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, उसका ओरिजिनल नाम या मूल नाम पूछा जाए तो इसका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आप याद रखेंगे, बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। 14 फरवरी आपको ऐसे भी याद रहेगा, वैलेंटाइन डे है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ध्यान रहेंगे, या शेख मिर्ज़ा उमर कुछ भी लिखा रहे, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। यहाँ जो मिर्ज़ा आप देख रहे हैं, यह मुगल वंश मतलब बाबर से पहले उसके जो वंशज होते व बाबर के पहले के जो शासक थे उस वंश के, वे अपने वंश के नाम में अपने नाम के अंत में मिर्ज़ा लगाया करते थे। लेकिन बाबर ने अपना नाम को बदल दिया था, उसने इस मिर्ज़ा को उपाधि धारण नहीं किया। तो यहाँ पर आते हैं लोग। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जबकि बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खां था। अब तक हमने 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और बाबर की माँ का नाम कुतलुग निगार खां था। देखिए, यह जो मुगल वंश की स्थापना होती है, यह मुगल मुख्य रूप से 2 वंशों से उत्पन्न हुए थे। इसमें 2 वंश कौन कौन से थे, तो एक थे मंगोल और दूसरे थे तुर्क। यानी मंगोल और तुर्क 2 वंशों के मिलने से मुगलों की उत्पत्ति हुई थी। मुगल का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है बहादुर। मुगल का शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। मुगल 2 वंश से मिलकर बना था, एक मंगोल और एक तुर्क। कैसे, तो इसकी पुष्टि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि बाबर के जो पिता थे, जिनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, यह उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर लंग के वंशज थे। ये तैमूर लंग के वंशज थे, जबकि इनकी जो माता थी कुतलुग निगार खां, ये चंगेज खां की वंशज थी। तैमूर लंग का 5वां वंशज था उमर शेख मिर्ज़ा, जबकि कुतलुग निगार खां के 14वां वंशज था बाबर। देखिए, तो 2 अलग अलग वंशों से मिलकर मुगल वंश की उत्पत्ति होती है। लेकिन बाबर जो था वो मुख्य रूप से तैमूर के वंश के रूप में ही अपने आप को आगे बढ़ाया। बाबर का जब जन्म होता है 1483 में, तो यह इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखेंगे बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। फरगना नामक एक स्थान है जहाँ पर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु होती है। ध्यान रखेंगे कि 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है और लगभग 11 या 12 वर्ष की उम्र में बाबर अपने फरगना का शासक बन जाता है। इतनी कम उम्र में उसे के पास बहुत सारी समस्याएं थी। उसे अपने आप को साबित करना था, अपने वंश को संभालना था, अपने शासन को संभालना था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इन सभी आकांक्षाओं को लेकर बाबर 11-12 वर्ष की उम्र में 1494 में गद्दी पर बैठा। देखें, तो
बाबर पितृवंश अर्थात तैमूर लंग की ओर से 5वां वंशज, जबकि अपनी माता चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर के पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्ज़ा, वो तैमूर लंग के वंशज थे, और चंगेज खां के का जो 14वां वंशज थी वो उसकी माता वो चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। आगे हमने अभी पढ़ा कि बाबर के बाद एक ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है कि बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। क्या थी कि बहुत सारे युद्ध को जीतने के बाद बाबर चांदी के सिक्के बंटवाया करता था, तो अपने दानवीर होने के कारण, अपने दयालुपन के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि में मिली थी। नेक्स्ट है कि बाबर 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बैठा, और बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। देखिए, बादशाह या पदशाह ऐसे लिखा रहेगा, बादशाह या पदशाह की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसे मिर्जा की उपाधि इसने धारण नहीं करना स्वीकार नहीं समझा। देखिए, होता क्या है कि 1494 में बाबर अपने जिस क्षेत्र में रहता था वहाँ एक समरकंद होता था। समरकंद नामक क्षेत्र को उसने जीतने का प्रयास किया था पहली बार 1494 में, परंतु वो असफल रहा। इसके बाद बाबर 1497 में समरकंद पर आक्रमण करता है, यानी प्रथम बार 1494 में आक्रमण करता है समरकंद को जीतने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहा। फिर 1497 में वो आक्रमण करता है और समरकंद को जीत जाता है कुछ समय के लिए। 1501 में जीतता है, फिर दोबारा 1501 में इसे समरकंद पर आक्रमण करना पड़ा, क्योंकि बीच में उसे छोड़ना पड़ गया था समरकंद। इस बार बाबर कई बार समरकंद को जीतता है, हारता है, छूटता है, रहता रहे। बाबर के पास अब नई समस्या यह आ रही थी कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं जिधर वो फरगना में रहता था उसके वो विपरीत साइड उसने आक्रमण करने की बात सोची, और वो अब अफ़गानिस्तान अर्थात काबुल की तरफ और गजनी की तरफ आक्रमण करने की बात सोची। 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी को जीत लिया, और 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। यानी पहली बार 1504 में बाबर काबुल को जीता और गजनी को जीता, और 1507 में उसने 1507 में उसने बादशाह या पदशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ था। यह जो भारत का प्रथम आक्रमण था उसका वह यूसुफजाइयों के विरुद्ध था, जिसमें उसने बाजौर और भेरा नामक दो स्थान को घेर लिया था, अर्थात उसने जीत लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, तो आप कहेंगे 1519 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? तो बाजौर और भेरा को उसने इस युद्ध में जीता था। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बाबर का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। क्या होता है कि यह भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। इससे पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था, और चारों बार में उसने भारत के सीमावर्ती इलाकों पर आक्रमण किया था। इसने इस बार बाबर के अंदरूनी इलाके पर आक्रमण किया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध का नाम दिया गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात उसने मुगल वंश की स्थापना की। यहाँ आपके सामने जो नया नाम दिख रहा है इब्राहिम लोदी, यह लोदी वंश से संबंधित था। देखिए, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, और लोदी वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो वह इब्राहिम लोदी था। तो बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को भारत पर अपना 5वां आक्रमण किया। 5वें आक्रमण में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात उसने मुगल वंश की स्थापना की। इस प्रकार मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की जाती है। देखिए, युद्ध लड़ने के लिए उसने अपने 2 निशानेबाज भी रखे थे। उसके 2 निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। उनमें से एक का नाम था उस्ताद अली, जबकि दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा किसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, तो वो बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। देखिए, बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो ऐसा नहीं था कि उसने स्वतः भारत पर आक्रमण किया था। बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण 2 व्यक्ति, दौलत खां लोदी जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे, और जबकि राणा संगा ने दिया था। इन्होंने इस उद्देश्य से उसे आक्रमण का निमंत्रण दिया था कि बाबर आएगा और अन्य शासकों मुस्लिम शासकों की तरह आक्रमण करेगा, कुछ धन लेगा और वापस चला जाएगा। परंतु उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि शायद बाबर भारत के शासक को हराने के बाद खुद स्थापित अपने आप को कर ले। तो जब बाबर ने भारत पर सफल आक्रमण कर लिया, अर्थात 1526 में जब उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, इसके बाद बाबर ने 3 और लड़ाई लड़ी। वैसे तो बाबर ने
के द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध आपको याद करना है, 1526, 1527, 1528 और 1529। बाबर ने 1526 में जो युद्ध लड़ा था उसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर उसने 1527 में जो युद्ध लड़ा उसका नाम था खानवा का युद्ध। 1528 में उसने जो युद्ध लड़ा उसका नाम था चंदेरी का युद्ध। और 1529 में उसने युद्ध लड़ा उसका नाम था घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। 1526, 27, 28, 29, 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में वह इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है। 1527 में खानवा के युद्ध में वह राणा संगा के साथ लड़ता है जिसने उसको निमंत्रण दिया था। 1528 में वह चंदेरी के युद्ध लड़ता है मेदिनी राय के साथ। और 1529 में वह घाघरा का युद्ध लड़ता है महमूद लोदी के साथ। इस प्रकार बाबर ने कुल 1526 से लेकर 1529 के बीच में 4 युद्ध लड़े। कई बार इसके लिए ट्रिक भी यूज किया जाता है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा मांगा और घाघरा पाना। या फिर ऐसे भी होता है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। ऐसे करके 26, 27, 28, 29 पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ और घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ होता है। इन 4 युद्ध को जीतने के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है लगभग 1530 ईस्वी में। कुल 4 वर्षों तक उसने संपूर्ण भारत पर राज किया। प्रारंभ में जब बाबर की मृत्यु होती है तो उसे आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में काबुल में उसे ले जाकर दफना दिया जाता है। यहाँ याद रखेंगे कि बाबर ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। आपको याद होगा तुझके बाबरी में इसने विजयनगर साम्राज्य के राजाओं को, कृष्णदेव राय को उस समय का, तत्कालीन समय का अपने सबसे महत्वपूर्ण शासक भी बताया था, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया था। ये हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे लोग। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुझके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आप याद रखेंगे, तो से तुर्की, तो से तुझके बाबरी। तो तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुझके बाबरी को अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया था बाद में। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझके बाबरी। और तुझके बाबरी को किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो उसको बाद में फारसी भाषा में तुझके बाबरी को बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो बाबर के से संबंधित हम लोग को इतना ही टॉपिक याद करना था। एक बार हम लोग रिकैप करते हैं लोग, फिर हम लोग चलते हैं लोग बाबर के बाद हुमायूं पर। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, 14 फरवरी को। फिर हमने पढ़ा था कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, माता का नाम कुतलुग निगार था। तैमूर लंग की ओर से 5वां, जबकि चंगेज खान का यह 14वां वंशज था। इसने अपनी उपाधि के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। 1494 में पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना की गद्दी पर बैठा। 1507 में इसने बादशाह या पदशाह की उपाधि धारण की। इसने अपने पिता की तरह मिर्जा की उपाधि धारण नहीं की। इसने बाबर ने भारत पर जब पहला आक्रमण किया वो समय था 1519 यूसुफ जाई के विरुद्ध। बाबर ने जब भारत पर 5वां आक्रमण किया वह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में उसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भाग ले रहे थे, एक उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा। फिर हमने अंत में पढ़ा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दौलत खां लोदी और राणा संगा ने दिया था। बाबर ने अपने इस जीवन काल में कुल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। प्रथम युद्ध के साथ साथ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं 26, 27, 28, 33 खाना पानी पिया, खाना खाया, चंदा मांगा, घर गया चला गया। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, पानीपत में खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, जबकि घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ। इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है। पहले इसे आगरा में दफनाते हैं, फिर इसे काबुल में दफनाया जाता है। आत्मकथा इसने लिखी थी तुझके बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी। बाद में उसे फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के नाम से अनुवाद कर दिया। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर। यह जो हमारा दूसरा टॉपिक है, तो आपको याद होगा कि बाबर के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा था वो थे हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासक बने रहे, यानी 1526 से 1530 तक बाबर और 1530 से 1556 तक जो व्यक्ति शासक बना रहा मुगल वंश का जो दूसरा शासक था वो थे हुमायूं। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे,
हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान, ये बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट लिया, यानी इसने खुद हड़पने के बजाय बाबर ने जितने भी साम्राज्य अर्जित की थी, जितने भी क्षेत्रों को उसने जीता था, उसके पुत्रों ने अपने मतलब चारों पुत्रों ने खुद में बांट लिया। अस्करी को संभाल का क्षेत्र मिला, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र मिला, कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र मिला, जबकि हुमायूं ने दिल्ली का क्षेत्र लिया था। देखिए, हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 1530 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। बाबर के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा था वो हुमायूं था। 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसका मूल नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार हुआ करता था, तो यह बदख्शा का सूबेदार हुआ था। देखिए, हुमायूं की एक जीवनी भी है जिसका नाम है हुमायूंनामा। बार बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है और केबीसी में एक बार पूछा भी गया था कि हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम ने लिखी थी या हुमायूं की जीवनी किसने लिखी थी, तो उसकी जीवनी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं चौसा के युद्ध में 1539 में शेर शाह से पराजित हो जाता है। शेर खां या शेर शाह से द्वारा पराजित हो जाता है। देखिए, 1530 में यह व्यक्ति गद्दी पर बैठता है और चौसा के युद्ध में शेर शाह जब आक्रमण करता है 1539 में, तो यह शेर शाह द्वारा उस युद्ध में हार जाता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है शेर शाह द्वारा और हुमायूं के द्वारा 1540 के आसपास। इस युद्ध में हुमायूं दिल्ली और आगरा दोनों हार जाता है, यानी शेर शाह सूरी दिल्ली और आगरा दोनों क्षेत्र को जीत लेते हैं और हुमायूं को अपना गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद हुमायूं भागकर सिंध चला जाता है, जहां वो 15 वर्षों तक यानी घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करता है। हुमायूं इसी जीवन में घुमक्कड़ जीवन के काल में 1541 में उसने विवाह किया था हमीदा बानो बेगम से। याद रखेंगे, हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठता है, 1539 में शेर शाह द्वारा हार जाता है, पहली बार चौसा के युद्ध में और दूसरी बार बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में। 15 वर्ष के लिए वो सिंध चला जाता है और इसी क्रम में 1541 में उसका विवाह हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से होता है। फिर पुनः इसी बीच 1545 में कलिंजर के युद्ध में, आप याद सुने होंगे कि 1545 में कलिंजर के युद्ध में शेर शाह सूरी उक्का नामक एक आग्नेय शस्त्र तोपखाना पर चला रहा था। उसी उक्का नामक आग्नेय शस्त्र के फट जाने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। दोबारा हुमायूं को मौका मिलता है दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को पुनः अपने क्षेत्र में लेने का, तो हुमायूं 1555 में मच्छरवीरा या सरहिंद का युद्ध करता है और इसी युद्ध को जीतकर पुनः हुमायूं दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। हुमायूं ने एक भवन बनाया था, दीनपना भवन। इसकी स्थापना उसने 1533 ईस्वी में की थी। पूछा भी जाता है कि दीनपना भवन की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने की थी 1533 में। और दुख की बात यह है कि 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन की सीढ़ी से ही गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और इसे कहाँ दफनाया जाता है, तो दिल्ली में दफनाया जाता है। याद रखेंगे, बाबर को पहले आगरा में फिर काबुल में दफनाया गया। उसने 1526 से 1530 तक शासन किया। हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया था। इसने 1530 से 1556 तक शासन किया था। कुल मिलाकर देखने पर आपको यह भी लगेगा कि इसका जीवन घुमक्कड़ की तरफ व्यतीत हुआ, मतलब यह अपने जीवन काल में पूरी तरह राजा का फर्ज नहीं निभा पाया। कभी यह भागता फिरता इसका जीवन कटा। अंत में जब इसको शासन मिला उसके कुछ ही साल बाद, 1 ही साल बाद वो मर भी जाता है। तो लगभग यही इसकी कहानी है। बाबर और हुमायूं के बाद हमें जिस शासक के बारे में पढ़ना है वो है महान द ग्रेट अकबर। आपने बहुत सारी कहानियाँ इनके बारे में पढ़ी होगी कि इनको महान सम्राट महान अकबर भी कहा जाता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है अचानक दीनपना भवन की सीढ़ी से गिरकर 1556 में। तो 1556 में अचानक राजा किसे बनना पड़ेगा, तो अकबर को। तो हुमायूं के बाद जो व्यक्ति राजा बनता है वो थे अकबर। देखिए, अकबर का जन्म 1542 में सिंध के राजा बीरसाल के महल में अमरकोट में हुआ था। आप याद रखेंगे कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में सिंध के राजा बीरसाल के महल अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। दूसरा है कि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ, यानी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई 1556 में, तो अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कानौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी में हुआ था। तो जन्म होता है 1542 में। 14 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठते हैं। जब उनका राज्याभिषेक हुआ वह स्थान था पंजाब के कानौर नामक स्थान पर 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आगे है कि अकबर के जो शिक्षक थे उन शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी।
अकबर का मतलब कि जो उनका शिक्षा दीक्षा उनको शुरू में प्रारंभ में जिसने दी थी, उस शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। लेकिन वह व्यक्ति जो अकबर का बॉडीगार्ड कहे, संरक्षक कहे, वो बना रहा और जब तक वो राजा बने। तो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के संरक्षक बने रहे बैरम खां। आप याद रखेंगे कि बैरम खां किसके संरक्षक थे, तो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, जो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के संरक्षक बने रहे। अकबर ने जब गद्दी धारण की थी और जिसने उस उपाधि धारण की थी, वो नाम था, देखिए, अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, इतने बड़े नाम के साथ उसने उपाधि धारण की थी जब वो गद्दी पर बैठा था। पानीपत की प्रथम लड़ाई हमने अभी याद की है कि 1526 ईस्वी में हुई था। आप इसके अलावा याद करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और यह जो हेमू था, यह भारत का अंतिम हिंदू शासक भी था। इस युद्ध में भी अकबर की विजय होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के सेना और अकबर जीत जाता है। मक्का की तीर्थ यात्रा, भारत के पश्चिम में पड़ता है मक्का, जो इस्लाम धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थान है। तो मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे बैरम खां, जो कि अकबर के संरक्षक थे। तो तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। वहीं बैरम खां जो एक समय पर अकबर के संरक्षक थे, उनकी हत्या हो जाती है पाटन नामक स्थान पर, जब वो मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान जा रहे थे। एक और युद्ध है जो अकबर के शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। यह भी युद्ध अकबर ने जीत लिया था। लेकिन हाँ, महाराणा प्रताप काफ़ी वीरता से लड़ाई लड़े थे। कुछ हद तक उनकी भी भूमिका काफ़ी इस युद्ध में महत्वपूर्ण रही थी। इस युद्ध में, अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध में, मुगल सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो मान सिंह थे। आप यह भी याद करेंगे कि अकबर के सेनापति का नाम उस समय क्या था, तो मान सिंह था। यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जो अकबर का सेनापति था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति की भूमिका निभाई थी, वो मान सिंह थे। गुजरात विजय, 1572 में अकबर गुजरात को जीतता है, गुजरात विजय होता है। गुजरात विजय पर दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। पहली बार वह किसी दूसरे देश के व्यक्ति से, यानी पुर्तगालियों से मिलता है अकबर 1572 में। और पहली बार जब वो गुजरात जीतता है, तो चूंकि समुद्र के किनारे गुजरात स्थित है, तो पहली बार अकबर ने समुद्र कब देखा था, तो यह भी उसने 1572 में ही देखा था। याद रखेंगे, 1572 में गुजरात विजय होता है अकबर द्वारा, और यहाँ पर उससे जुड़ी दो घटनाएं हैं। पहली बार पुर्तगालियों से वो 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मिलता है, और पहली बार वो समुद्र भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में देखता है। अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे अच्छे बातों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया था, जिसका नाम उसने रखा था दीन ए इलाही धर्म। तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। दुख की बात यह है कि यह धर्म ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि इसमें सभी धर्मों की अच्छाई मिली हुई थी। फिर भी यह धर्म अपने प्रकाष्ठा पर नहीं पहुंचा, और इसको स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक बीरबल ही थे। आगे है कि दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1583 ईस्वी में की थी, और वह उसका प्रधान पुरोहित भी था। यानी कि इस धर्म की स्थापना करने वाले अकबर ही थे। 1583 में उसने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की, और उसके प्रधान पुरोहित भी अकबर भी थे। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। टैक्स प्रणाली काफ़ी अच्छी थी। राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली थी, यानी जो टैक्स लिया जाता था, वो अकबर के शासनकाल में ही प्रचलित थी। अकबर के दीवान, यानी कि जो राजा थे, उसका नाम था टोडरमल, और टोडरमल ने 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, 10 साल बंदोबस्त क्या है, तो 10 साल के लिए किसी क्षेत्र, किसी खेत, किसी एरिया को क्या किया जाएगा कि औसत निकाला जाएगा कि उसमें कितना उपज होगा, और 10 साल के लिए उसमें एक टैक्स निर्धारित कर दी जाएगी, और उसी को कहा जाता था 10 साल बंदोबस्त। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि 10 साल बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो राजा टोडरमल के द्वारा। और कब शुरू की गई थी, तो 1580 में। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। आगे है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, और प्रसिद्ध चित्रकार थे जिसका नाम था अब्दुल समद। पूछा भी जाता है कि तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे, तो तानसेन एक संगीतकार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे, और जो चित्रकार का नाम है अब्दुल समद, वह भी अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा भी काफ़ी प्रचलित थी। देखिए, मनसब क्या होता है, तो जमींदार नियुक्त होते थे जो किसी क्षेत्र में टैक्स वसूला करते थे, उसी को मनसब या मनसबदारी आगे कहा गया। तो अकबर के शासनकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वो मनसबदारी प्रथा थी, जो 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और पूछा भी जाता है कि मनसबदारी प्रथा क्या थी, जिसे हम लोग क्वेश्चन आंसर में डील करेंगे लोग। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध एक सूफी संत थे जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो अकबर के दरबार, या फिर पूछा जाए कि शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो
सलीम शेख सलीम चिश्ती जिसके समकालीन थे वो अकबर थे, और इन्हीं के नाम पर उन्होंने अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। देखिए बाबर ने कुछ भवन, कुछ स्थापत्य कला के क्षेत्र में बड़ा योगदान किया था। उसने कुछ सामान बनाए थे, और ये जो उसने जो बनाया गया था उसके द्वारा जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो वस्तुएं थी, इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ बनाए थे। जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर द्वारा बनाया गया, आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनाया गया, फतेहपुर सीकरी में शाही महल अकबर द्वारा बनाया गया था, दीवाने खास अकबर द्वारा बनाया गया था, पंचमहल अकबर ने बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, जोधाबाई का महल अकबर ने बनाया था, इबादत खाना ईश्वर का जहाँ पर इबादत किया जाता है अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था, और लाहौर का किला यह भी अकबर ने बनाया था। तो एक बार पुनः इसको देखेंगे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब किसने बनवाया था? तो ये सब अकबर द्वारा बनवाए गए थे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको कंठस्थ याद कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अकबर के दरबार में रहते थे अबुल फजल, और अबुल फजल ने ग्रंथ ने एक रचना की थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। यह भी जैसे हमने बाबरनामा याद किया था, जैसे हमने हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखी थी, उस तरह हम याद करेंगे अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, जो कि लगभग 5 भागों में विभक्त भी है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है अकबरनामा। इसके बाद है कि वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी थे। अबुल फजल जो थे, जो दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित भी हुआ करते थे। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि बीरबल जो थे वो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम शासक थे। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। याद रखेंगे कि मुगल सम्राट ने अपने क्षेत्र में, अपने अकबर ने अपने यहाँ एक अनुवाद विभाग बनाया था, जिसमें जितनी भी पुस्तकें जो अलग अलग भाषा में लिखी गई थी, उस भाषाओं को, उस अलग अलग भाषाओं को हिंदी भाषा या तुर्की या फारसी या अरबी में रूपांतरित किया जाता था। तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो 1582 में। और मुगलों की जो ओरिजिनल, यानी मुगल में जो भी काम होते थे वो किस भाषा में होते थे? तो वो फारसी भाषा में होते थे। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। देखिए 2 क्वेश्चन हमेशा मुगल साम्राज्य से पूछे जाते हैं, एक अकबर का, एक औरंगजेब का। अकबर नगाड़ा बजाता था और औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। और चूंकि अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, तो अकबर के काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो वो अकबर के शासन काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा किए गए कुछ कार्य। जैसे 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। गुलाम बनाकर गुलामों को बेचने वाली जो प्रथा थी, गुलाम बनाने की प्रथा थी, उस प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? तो 1562 में। फिर 1562 में इसने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह भी किया था, जिससे जहांगीर का जन्म हुआ, जिसका नाम सलीम रखा गया था। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया। 1564 में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर बहुत फेमस है, बार बार पूछा भी जाता है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो उसको अकबर ने समाप्त किया था। जजिया कर क्या है? तो मुस्लिम शासक जैसे कि अकबर द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, धर्म के नाम पर वो जजिया कर कहलाता था। तो 1564 में जजिया कर की समाप्ति हो गई। 1572 में उसने गुजरात पर अधिकार किया। 1576 में उसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया। 1576 में इसने बिहार पर भी अधिकार किया था। और 1577 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। एक बार पुनः रिपीट करते हैं हम लोग। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1562 में ही आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया। तो 2 काम उसने एक साथ हुआ, दास प्रथा का अंत और उसका विवाह 1562 में होता है। उसके 1 साल बाद वो तीर्थ यात्रा पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर देता है। कब समाप्त करता है? तो 1563 में। इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि 1564 में उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया, यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला धर्म के नाम पर कर वो भी समाप्त हो जाता है। 1572 में वो गुजरात को जीतता है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराता है। इसके अलावा वो 1576 में बिहार को भी जीत लेता है। 1577 में इसके द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की जाती है, जो एक टैक्स प्रणाली थी, जमींदारी प्रथा की तरह थी।
1589 में मजहरनामा की घोषणा करता है। मजहरनामा इस्लाम धर्म से संबंधित था और इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी विवाद थे उसका निपटारा, उसका निर्णय लेने का अधिकार, अंतिम अधिकार अकबर के पास ही था। 1601 में असीरगढ़ पर अकबर ने अधिकार किया था और यह अकबर का अंतिम विजय था। जबकि अगर प्रथम विजय पूछा जाए तो वो मालवा है, जब अकबर ने प्रथम विजय जीता था। यानी अकबर द्वारा जीता गया प्रथम साम्राज्य मालवा था और अकबर द्वारा जीता गया अंतिम जगह असीरगढ़ था। मालवा पर उसने पहली बार जीता था और असीरगढ़ को उसने अंतिम बार जीता था और अंतिम उसने 1601 में युद्ध किया था। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है सिकंदरा आगरा में। और अकबर को कहाँ दफनाया जाता है, तो अकबर को आगरा में दफनाया जाता है। अ से अकबर और अ से आगरा। अब तक हमने 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ा था। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556, अकबर 1556 से 1605। बाबर को पहले आगरा में, फिर काबुल में, हुमायूं को दिल्ली में, जबकि अकबर को आगरा में दफनाया गया था। तो इस चैप्टर में हम लोग को इन्हीं 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है, बाबर, हुमायूं, अकबर। मुगल वंश की ये आधी कहानी हमने पढ़ ली थी। अकबर के बाद हम लोग को इस मुगल वंश से जुड़ा हुआ कृषक साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। किसान साम्राज्य, कृषक साम्राज्य कैसा था उस समय, देखिए। 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत के 85% लोग गांव में रहते थे। राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था, अर्थात लगान था। लगान लेकर राजस्व होता था। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी बॉर्डर एरिया पर लिया जाने वाला टैक्स राजाओं द्वारा लिया जाने वाला एक विशेष कर था। अंतर्देशीय व्यापार, एक देश से दूसरे देश में होने वाला व्यापार पर जो टैक्स होता था वो भी राजा वसूला करते थे। या फिर किसी प्रकार का जुर्माना हर जाना भी आय का प्रमुख स्रोत उस समय हुआ करते थे। तो क्या क्या स्रोत हुआ करते थे राजस्व के? भू राजस्व, टैक्स, सीमा शुल्क, राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या हर्जाना किसी प्रकार का किसी जुर्माना। नेक्स्ट है कि भू राजस्व व्यवस्था अकबर ने स्थापित किया था और 1562 ईस्वी में अकबर ने एतमाद खां को भूमि व्यवस्था का दायित्व सौंपा। यानी भूमि को नाप कर भूमि से कितना टैक्स लिया जाए, कैसे टैक्स लिया जाए, इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था जिसका नाम था एतमाद खां। और कब नियुक्त किया था, तो 1562 ईस्वी में। आगे है कि एतमाद खां ने समस्त खालसा भूमि को ऐसे राजस्व भूमि में बांटा जिसकी माल गुजारी 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी। एतमाद खां ने क्या किया कि जितनी भी खालसा भूमि यानी सरकारी ज़मीन थी, उस सरकारी ज़मीन पर जो राजस्व उसने लेने का काम शुरू किया, जो लोग उसको लेकर कोई काम कर सकते थे उसको उसने कर दिया कि 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार को यानी राजा के पास पहुंचा दीजिए और उस सरकारी भूमि खालसा भूमि में आप कोई भी काम कर सकते थे। इन भू क्षेत्रों पर अमला गुजार नामक टैक्स लिया जाता है। यानी कि जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम था अमला गुजार। इस समय आमिल नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त होता था जिन्हें आम लोग करोनी कहते थे, जो टैक्स वसूलता था। 1580 में आइन ए दहसाल, अकबर ने आइन ए दहसाल या दहसाल बंदोबस्त भू राजस्व के लिए शुरू किया था, जिसे टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है। इसे टोडरमल प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत राजा टोडरमल ने की थी। या फिर पूछा जाएगा कि दहसाल बंदोबस्त कब शुरू हुआ, तो 1580 में। किसने शुरू किया था, तो राजा टोडरमल ने। अकबर ने क्या किया था कि अपने यहाँ जो भी भूमि थी उसको इसने 4 भागों में बांटा था। देखिए चारों भूमि को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अकबर ने भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा था। एक था पोलज, फिर है पर्ती, फिर है चाचर, फिर है बंजर। पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर। जिसमें प्रति वर्ष खेती की जाती थी वो कहलाता था पोलज। जिसमें 1 वर्ष के अंदर 1 बार खेती की जाती थी वो होता था पर्ती भूमि। जैसे किसी ज़मीन में खेती की और वो ज़मीन खुला छोड़ दिए फिर, वो होता था पर्ती भूमि। चाचर, जिसमें 2 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी वो कहलाता था चाचर। और बंजर, जो ऐसी भूमि जिसमें खेती ही नहीं की जा सकती वो कहलाता था बंजर भूमि। तो पोलज, जिसमें प्रति वर्ष खेती की जा सकती थी। पर्ती, जिसे 1 वर्ष में 1 बार खेती की जा सकती थी। चाचर, जिसमें 2 या 4 साल तक आप खेती नहीं कर सकते हैं। और बंजर, वैसी भूमि जिसमें खेती होती ही नहीं थी वो कहलाता था बंजर। तो अकबर ने भूमि को कितने श्रेणियों में बांटा था, 4, पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अकबर ने भूमि को नापने के लिए इलाही गज की शुरुआत की थी। भूमि को नापकर बेचने या किसी वस्तु को किसी टैक्स को करने के लिए बाबर ने जो भूमि को नापने की प्रणाली शुरू की थी उसका नाम था इलाही गज। और बाबर ने एक कैलेंडर भी लागू किया था। लगान वसूलने के लिए अकबर ने इलाही सनवत की भी शुरुआत की थी, जिससे फसली सनवत भी बाद में कहा जाने लगा।
देखिए नेक्स्ट है कि लगान निर्धारण के लिए मुगल काल की सबसे प्रचलित प्रणाली थी, वो थी जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली क्या है? तो इसके अंतर्गत भूमि की माप करके उपज का निर्धारण किया जाता था और उसी आधार पर एक टैक्स निश्चित किया जाता था। अर्थात किसी के पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उस 1 एकड़ ज़मीन में कितना फसल होगा, तो उस फसल के उत्पादन के रुपए के आधार पर एक निश्चित टैक्स वसूल की जाती थी, जिसे कहा जाता था जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लगान की दर सामान्य उपज का उस समय 1/3 भाग हुआ करती थी, यानी 33% के आसपास टैक्स देना पड़ता था। परंतु शाहजहां और औरंगजेब के समय यह लगान 1/2 हो गया था। इससे पहले यानी अकबर के काल तक के टैक्स का निर्धारण था 1/3 देना पड़ता था, लेकिन जब इसके बाद के जो शासक हुए उन्होंने इसे 1/2 कर दिया, यानी 50% तक टैक्स देना पड़ जाता था। राज्य को निर्धारित लगान देने के अलावा किसान को जमींदारों को दस्तूरी अथवा हकूक के जमींदारी के रूप में 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में भी देना पड़ता था। कहने का मतलब यह है कि यदि आप 100 रुपये का उत्पादन करते हैं तो आपको तो सबसे पहले 33 रुपये उस पर टैक्स में देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 1/10 यानी 10 रुपये वहाँ काम करने वाले जो व्यक्ति थे, जमींदार थे, उनको देना पड़ता था, जिसे दस्तूरी या हक्कू कहा जाता था, जो कुल उपज का 1/10 भाग ले लिया करते थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वैसी भूमि जो सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी उसे प्राप्त लगान केंद्रीय कोष में जमा होता था। वैसी भूमि जो सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी उसे सीधे केंद्रीय कोष में जमा किया जाता था। आगे है, देखिए, तो 1/10 भाग तो उनको हुकूक के रूप में देना पड़ता था, जमींदार को अलग से देना पड़ता था। वैसी भूमि जो सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी उससे प्राप्त लगान सीधे केंद्रीय कोष में जमा होता था। उसके लिए बीच में किसी को कोई दान, कोई टैक्स, कोई देना नहीं पड़ता था। सीधे राजा के दरबार में वो चला जाता था, राजा अपने यहाँ अपने कोष में जमा कर लेता था। देखिए जागीर भूमि क्या है? प्रशासनिक अनुदान के रूप में जागीरदारों को जो दिया जाता था वो जागीर भूमि कहा जाता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है पैबाकी भूमि क्या है? तो पैबाकी भूमि के अंतर्गत वैसे जागीर शामिल थे जो अस्थायी रूप से थे और उसे केंद्रीय नियंत्रण में, केंद्र के नियंत्रण में रखा जाता था। फिर कभी कभी पूछा जाता है कि कर मुक्त अनुदान को क्या कहा जाता था? मदद ए मासिक, यानी कि वैसा अनुदान, वैसा दिया जाने वाला दान जिस पर कोई सी प्रकार का टैक्स न लगे, वो मदद ए मासिक कहा जाता था। नेक्स्ट है कि धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए जो भूमि दी जाती थी वो वक्फ भूमि कहलाती थी, यानी जिस पर कोई टैक्स नहीं होता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में किसानों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक खुदा कश्त और एक पाही कश्त। देखिए दोनों हैं क्या? खुदा कश्त वैसे किसान थे जिनकी ज़मीन उनके ही गांव में होती थी, यानी वो अपने गांव में ही खेती किया करते थे, उन्हें खुदा कश्त कहा जाता था। जबकि पाही कश्त वैसे किसान थे जिनकी ज़मीन दूसरे गांव में होती थी, और वे लोग जो किसी रहते कहीं और थे और कहीं और जाकर खेती किया करते थे, उन्हें पाही कश्त कहा जाता था। तो खुदा कश्त वैसे किसान थे जिनकी ज़मीन उनके ही गाँव में होती थी, जबकि पाही कश्त वैसे किसान थे जिनकी ज़मीन दूसरे में गाँव में होती थी। तो अब तक हम लोगों ने यह पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। देखिए यह जो हमारा चैप्टर था, यह हम लोग 8वां लेसन पढ़े थे लोग। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और किसी प्रकार की कठिनाई के लिए आप हमारे इस पेज पर, फेसबुक पेज पर जाकर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्ट हमसे पूछ सकें। तो अब हम लोग मिलते हैं लोग अगले क्लास में, जिसमें हम लोग का होगा 9th लेसन। 9वां लेसन को हम लोग पढ़ेंगे लोग, और धीरे धीरे ऐसे ही करके हम अपने चैप्टर को संभालने की कोशिश करेंगे लोग, ताकि हम अच्छे से अपना कवर सिलेबस कर पाएँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।